यस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस इकोनॉमिक्स रिवीजन सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3A। इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्रूशियल चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में आने के चांसेस होते हैं। डिमांड एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम। 3A और 3B मिला करके 16 मार्क्स का चैप्टर है, तो 3A 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 3A को आज ही कवर करेंगे इसी लेक्चर के अंदर 3 क्वेश्चंस के साथ। 3 जड़ी बूटी क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चंस को करके आपको 3A पूरा समझ में आ जाएगा। इसके आसपास के कोई भी छोटे बड़े क्वेश्चन आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है तो प्लेलिस्ट में वो मिल जाएंगे, लेकिन ये 3 क्वेश्चन पहले आने बहुत जरूरी। ये 3 क्वेश्चन ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं। इन 3 क्वेश्चन के जरिए आपको डिमांड एनालिसिस का हार्ट एंड सोल समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का भी और इस चैप्टर का भी, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। एंड द थर्ड क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इज द वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड। तो ये 3 क्वेश्चन का लक्ष्य है आज हमारा। नोटबुक पेन लेकर के बैठिए आप, जैसे जैसे चीजों को समझते जाएंगे उसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, वरना ये आगे का पार्ट पीछे का सपाट वाला हिसाब हो जाएगा। कितना भी कोई भी पढ़ा लेगा अच्छे से अच्छा, लेकिन आप उसको थोड़े टाइम में भूल जाएंगे। तो लिख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आज के इस लेक्चर का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकें। ये 8 मार्क्स में से, ये 8 मार्क्स का जो चैप्टर है, टोटल 16 मार्क्स का है थर्ड चैप्टर 3A 3B, लेकिन ये 8 मार्क्स 3A में आपको कवर करने अगर, तो उसके लिए तीनों क्वेश्चन आना जरूरी है। बहुत समझदारी से, बहुत शांति से हर बात को समझो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट इज डिमांड के साथ। तो डिमांड इज डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे। डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे, मतलब इच्छा तो सबके अंदर होती है कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना कुछ खरीदने की, कुछ ना कुछ पाने की, लेकिन सिर्फ इच्छा डिमांड नहीं होती। सिर्फ इच्छा डिमांड नहीं होती, सिर्फ इच्छा डिमांड नहीं होती। उस डिजायर के साथ, उस इच्छा के साथ साथ क्या होना चाहिए बॉस? पैसा भी होना चाहिए, आपकी काबिलियत भी होनी चाहिए और आपका विलिंगनेस भी होना चाहिए वो पैसा खर्चा करने का। एंड दैट इज व्हाई व्हाट इज डिमांड कभी भी कोई पूछेगा या कोई भी डिमांड से रिलेटेड आंसर लिख रहे रहोगे तो शुरुआत क्या करोगे? डिमांड इज डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे। डिजायर इज व्हाट, सॉरी, डिमांड इज व्हाट? डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे। डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे। अब दोस्तों डिमांड जो है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से क्रिएट होती है, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट भी होती है। ये पहला आंसर जो है अर्नव, ये पहला आंसर आपको रूबरू कराएगा उन सारे फैक्टर्स से जो डिमांड पे असर डालते हैं, जिनकी वजह से हमारी कुछ खरीदने की इच्छा बदलती है, चेंज होती है, बढ़ती है, कम होती है। अब जनरल सी बात करें तो कभी भी कुछ खरीदने जाओ, ज्यादातर लोग सबसे पहले प्राइस देखते हैं कि कितने का है, तो हमारी डिमांड प्राइस से अफेक्ट होती है। कई बार हम कुछ खरीदने जाते हैं, हम जेब में हाथ डालते हैं, देखते पैसे हैं कि नहीं अपने पास, तो हमारा इनकम यानी हमारे पास कितना पैसा है वो भी डिमांड पे असर डालता है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो डिमांड पे असर डालते हैं और यही है हमारा पहला क्वेश्चन आज का, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ। ये जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कुल मिलाकर के 11 पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, 11 पॉइंट्स दिए हुए हैं। और जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूं आपको कि सारे पॉइंट्स पढ़ के जाने का, उसमें से अगर 4 पूछा है, 5 पूछा है तो 5-6 लिख सकते हो, लेकिन आने सारे चाहिए, पढ़ के सब जाओ, ताकि कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई अग्री डिसएग्री में, डिस्टिंग्विश में, कोई छोटे क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग में तुमको ये काम आ सकता है। तो सारे 11 याद रखने के लिए अपना शॉर्ट कोड है पिंस ईट लॉट। क्या? पिंस ईट लॉट। क्या? पिंस ईट लॉट। क्या? पिंस ईट लॉट। क्वेश्चन का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड पे असर डालने वाले फैक्टर्स। आंसर का नाम पिंस ईट लॉट, आंसर का नाम पिंस ईट लॉट, आंसर का नाम पिंस ईट लॉट। पी से प्राइस 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 प्राइस, पी से प्राइस 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 प्राइस। याद रखो दाम, हर चीज का दाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सबसे पहले दाम पे ही ध्यान देते हैं। मूल्य, कौन सी चीज कितने की है ये तो सबसे पहले देखना ही पड़ता है। बिना उसका प्राइस टैग देखे हम डायरेक्टली उसे नहीं खरीद लेते। एवरीवन फर्स्ट हैज अ लुक
at the price of the product. So price is a very important factor which determines demand. Price determines demand for the commodity to a large extent. Consumers prefer to purchase a product in large quantities when price of product is less, and they purchase a product in small quantity when price of a product is high. बेसिकली आपको याद रखना है, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर। मतलब जब भी प्राइस हाई होगा तो डिमांड लो होगा, लेस होगा, और प्राइस जब लेस होगा तो डिमांड जो है वो हाई। याद रहेगा एवरीवन? पहला फैक्टर समझ रहा है, पिन सीट लॉट में पी फॉर प्राइस। दूसरा प्राइस क्या है? दूसरा प्राइस है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ। आप जो गुड्स खरीदने गए हैं वो आपके बजट से थोड़ा सा बाहर हो गया है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट आपके बजट में। आप लेने गए थे टूथपेस्ट कोलगेट का, लेकिन कोलगेट के लिए 50 रुपए ज्यादा लग रहे हैं और आपके पास 50 रुपए कम है जो दंत कांति आप अफोर्ड कर पाएंगे। आप सोचते हो बाबा तो काम आ गए, और इसीलिए आपने दंत कांति जो है वो खरीद लिया। क्यों? बिकॉज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स वाज मच लेसर, वो कम था प्राइस, तो आपने उसको डिमांड कर लिया। तो डिमांड यहां पर बदली कैसे? उस पर असर किसने डाला? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ने। जो दूसरा गुड्स था, जो दूसरा कमोडिटी था, जो दूसरा प्रोडक्ट था, उसका प्राइस की वजह से डिमांड पे असर पड़ा। तो if a substitute good is available at lower price, then people will demand cheaper substitute good than costly good. For example, if the price of sugar rises, then demand for jaggery will rise. Easy. दूसरा प्राइस समझा? तीसरा प्राइस क्या है? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। डिमांड पे असर पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस का भी डिमांड पे असर पड़ता है। ये याद रखना है दोस्तों। कई ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी साथ साथ में डिमांड होती है। गाड़ी लिया तो पेट्रोल डालना ही है, बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चल पाएगी, लंबी समय तक तो नहीं चल पाएगी। और इसीलिए कई बार पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाने की वजह से लोग अब गाड़ियां लेना कम पसंद कर रहे हैं। लोग सोचते हैं यार कार वार क्यों खरीदूं, ओला उबर सब अपना ही तो है, पार्किंग की मगजमारी भी नहीं, खुद ही ड्राइवर करेगा, एसी मैं चालू करूंगा, गाना मैं बजाऊंगा, 200-300 रुपए दे दूंगा और मेरा काम हो जाएगा, बहुत ही टाइम टू टाइम भी हो जाएगा। तो समवेयर और द अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड, उनके प्राइसेस भी आपके डिमांड पे असर डालते हैं। चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। अभी सिंपल है, मोबाइल फोन सिम कार्ड, मोबाइल फोन चार्जर, इसके प्राइसेस भी एक दूसरे पे बहुत इंपैक्ट कर सकते हैं। देन फॉर एग्जांपल कार एंड फ्यूल, इफ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइजेस देन डिमांड फॉर कार्स विल फॉल। ये प्राइस 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 समझा क्या? क्वेश्चन का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आंसर का नाम क्लींस ईट लॉट। पी से प्राइस प्राइस प्राइस, पी से प्राइस प्राइस प्राइस, पी से प्राइस प्राइस प्राइस। पहला प्राइस, फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फिर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। 3 प्राइस समझा क्या? आगे बढ़ते हैं। पिंस के अंदर आई से आता है इनकम, आई से आता है इनकम, आई से आता है इनकम, आई से आता है इनकम। इनकम बहुत मैटर करता है। जेब में पैसा ही नहीं है तो खर्चा कैसे करेगा, डिमांड कैसे करेगा? तो इनकम बहुत मैटर करता है। ज्यादा इनकम ज्यादा डिमांड, कम इनकम कम डिमांड। याद रहेगा ना? जेब में ज्यादा पैसा है तो आप डिमांड भी पटेली से करोगे, मंगा लो, ले लो, है उसमें क्या है, उठा लो, क्या होगा उसमें। पैसा ज्यादा डिमांड ज्यादा, पैसा कम डिमांड कम। सो income of a consumer decides purchasing power which in turn influences the demand for the product. आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा खरीदना पसंद करते हो। Rise in income will lead to rise in demand for commodity and a fall in income will lead to fall in demand for the commodity. Easy peasy everybody. पिन का पी आई समझा गया? प्राइस प्राइस प्राइस, आई से इनकम, प्राइस प्राइस प्राइस, आई से इनकम, एन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट, एन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की एक क्वालिटी, एक टाइप होता है, एक कैटेगरी में वो फिट होता है। कुछ नेसेसिटीज होती हैं, कुछ लग्जरीज होती हैं, कुछ चीजें हैं रोटी कपड़ा मकान से जुड़ी हुई है, नेसेसिटीज है, और कुछ लग्जरीज हैं सिर्फ आराम के लिए। समझ में आ रहा है?
नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द डिमांड। अब ब्लड प्रेशर की गोली वो लेना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है, वरना पेशेंट को अटैक कभी भी आ सकता है, तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। वो महंगी भी हो तो उसकी डिमांड होगी, क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटी बन चुकी है, वो खरीदना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट? ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, रोटी कपड़ा मकान जैसी, उनकी डिमांड कभी बदलती नहीं है, वो लगातार निरंतर हमेशा होती है। क्यों? क्योंकि उनका नेचर ही वैसा है। एक आरामदायक कार तुम्हारे पास नहीं होगी तो भी चलेगा, उसकी डिमांड बदलती रहेगी, कम ज्यादा होती रहेगी, क्योंकि वो लग्जरी है। लेकिन नेसेसिटीज है अगर प्रोडक्ट का नेचर, तो फिर उसकी डिमांड हमेशा रहेगी। तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इफ अ कमोडिटी इज नेसेसिटी एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्राइस। प्राइस कुछ भी हो, अगर वो जरूरी है तो लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। पिन समझा क्या? पी से प्राइस, प्राइस प्राइस, आई से इनकम, एन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट, एस से साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ याद रखिए दोस्तों, आबादी ज्यादा डिमांड ज्यादा, आबादी ज्यादा डिमांड ज्यादा, आबादी कम डिमांड कम, आबादी कम डिमांड कम, आबादी ज्यादा डिमांड ज्यादा, आबादी कम। सिंपल हिसाब है दोस्तों। दो लोग खुशी से जिंदगी जी रहे थे, शादी करके खुश थे। अब परिवार बढ़ गया, परिवार बड़ा हुआ, खाना पीना बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। हम दो, हमारे चार हो गए, तो परिवार बढ़ा तो क्या बढ़ेगा? डिमांड बढ़े। हमारे देश की बात करें दोस्तों तो आबादी बढ़ रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, हमारी डिमांड्स भी बढ़ रही हैं। अच्छा खाना, अच्छा पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, रोड, अच्छी सड़कें, डिमांड्स विल ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग as and when the population size is increasing. Larger the size of population, greater will be the demand for a commodity, and smaller the size of population, smaller be the demand for a commodity. Pins समझा क्या? P से प्राइस, P से प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, P से प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, I से इनकम, N से नेचर ऑफ प्रोडक्ट, याद आ रहा है क्या? S से साइज ऑफ पॉपुलेशन। पिंस ईट लॉट। E से एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, एक्सपेक्टेशन अबाउट उफ, तुम्हारी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस हर्ट। याद रखिए दोस्तों, जब भी हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते, तो उससे नुकसान तो फ्यूचर में होता ही है। इसी प्रकार एक्सपेक्टेशन जो होती है कंज्यूमर की, फ्यूचर प्राइजेस से रिलेटेड, वो भी डिमांड पे असर डालती हैं। तो बोले सर कैसे? इफ द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर, 2 महीना रुक, कम होएगा फिर ले, अभी मत खरीद पागल, कम होने वाला है, सस्ता होएगा, मैं बोलता हूं, तो रुक जाएंगे ना। वो सोचेंगे 2 महीना रुक ही जाता, बाद में डिमांड करूंगा। तो व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन प्राइस इन अ पीरियड ऑफ टाइम, देन दे विल डेफिनेटली वेट टू डू द डिमांड या कन्वे द डिमांड। सिमिलरली दोस्तों, आसान सी एक और बात है दैट जब भी कंज्यूमर को ऐसा उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होता है कि प्राइस बढ़ने वाला है, अभी थोड़े दिन में बढ़ जाएगा, तो वो अभी ज्यादा डिमांड करता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार आगे डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस आगे बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये जो एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर प्राइस का, ये भी डिमांड पे असर करता ही है। So if the consumer expects the price to fall in future, he will buy less in the present. Similarly, if he expects the price to rise in future, he will buy more in the present at the prevailing price. Got it everyone? Easy लग रहा है? अगला पॉइंट ए से एडवर्टाइजमेंट, ए से जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंज्यूमर को जो एड्स में दिखता है, लोगों को वो पसंद आता है, लोग सोचते हैं यार इसके बारे में मेरे को ज्यादा मालूम है, मैं यही खरीदूं। तो एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को बहुत हद तक। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप
tend to change the preferences of the consumers and lead to demand for many products. For example, cosmetics, toothbrush, etc. यानी कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर उसकी ऐड कर रहा है, कोई सेलिब्रिटी उसकी ऐड कर रहा है, कोई आपका चहीता, आपका मनपसंद उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस होते हो, सोचते हो कि एक बार तो ट्राई करिए, तो डिमांड आपकी उसकी तरफ बदल जाती है। ए समझा? ईट का ई ए समझ रहा है, ई से एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस और ए से एडवर्टाइजमेंट। आगे बढ़े। टी से आता है टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। टेस्ट, हैबिट एंड टेस्ट, हैबिट एंड टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। दोस्तों, टेस्ट, हैबिट और फैशन ये हमेशा इंसानों के बदलते रहते हैं। नए नए दौर में नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, मार्केट के अंदर नए नए फैशन आते रहते हैं। जैसे जैसे टेस्ट, हैबिट्स और फैशन बदलते हैं, लोगों की डिमांड भी बदलते रहती है। पुराने जमाने में 1970s 80s के अंदर वो पैंट आती थी, बेल बॉटम की पैंट। धीरे धीरे जमाना बदला, पैंट का स्टाइल बदल गया। अब लो वेस्ट आ गई, नैरो फिट आ गई, अलग अलग स्टाइल आ गई। लोगों की डिमांड भी इसके साथ साथ बदल गई। दे आर डायरेक्टली चेंजिंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फैशन, बिकॉज ऑफ द ट्रेंड, because of the taste and habits which people are changing, automatically demand also changes. Taste and habits of a consumer influence the demand for a commodity. If consumer likes to eat chocolates or consumer want to consume tea, he will demand more of them. जो उसको पसंद है, जो उसका टेस्ट है, जो उसकी हैबिट है, वो वही करेगा, वही डिमांड करने वाला है। Similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demands that particular type of commodity. If a commodity goes out of fashion, then suddenly the demand of that product tends to fall. मतलब out of fashion हो गया तो अब लोग उसको पहनना पसंद नहीं करें। Eat समझा क्या? Expectation about future prices, advertisement, taste, habit and fashion. याद रहेगा क्या? Everybody. L से आता है level of taxation, एक और फैक्टर, एक और डिटर्मिनेंट जो डिमांड पे असर डालता है। टैक्सेशन का लेवल। टैक्स ज्यादा लगेगा तो वस्तु का भाव बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो अपन ने क्या पढ़ा है? प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे। वो चीज महंगी हो जाएगी तो आमतौर पर आम नागरिक उसको खरीदना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि महंगी हो गई। सस्ती चीज है, कम टैक्स है उसके ऊपर, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि इट इज अ चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ समथिंग। तो याद रखिए दोस्तों, टैक्सेशन का लेवल भी प्राइस पे असर, डिमांड पे असर डालता है। हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विस would increase the price of goods or service. This in turn would result in a decrease in demand for goods or service and vice versa. Got it everyone? Easy peasy everyone? चलिए आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पिन सीट लॉट के अंदर ओ से अदर फैक्टर्स, ओ से अदर फैक्टर्स, ओ से अदर फैक्टर्स में कौन से हैं? क्लाइमेटिक कंडीशन है बॉस, वातावरण, ये वेदर, ये क्लाइमेट बदलता रहता है, इसके हिसाब से डिमांड भी बदलते रहती है। क्लाइमेटिक चेंजेस जो होते हैं, इससे वजह से भी लोगों के चेंजेस डिमांड में आते हैं। अभी सिंपल है, रेनी सीजन में ही तुम रेनकोट पहन के घूमोगे, उसकी डिमांड तभी होगी, है ना। तुम विंटर में रेनकोट थोड़ी डिमांड करोगे। डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी इन दैट पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। देन चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एज वेल। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती है उसके वजह से भी डिमांड चेंज होती। फिर आती है गवर्नमेंट की पॉलिसी, सरकार की योजनाएं, फिर वो एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, इन पॉलिसीज और योजनाओं की वजह से भी लोगों की डिमांड पर असर पड़ता है। और आखिर में कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हमारे रिचुअल्स, हमारे कल्चर, हमारे समाज के रिलेटेड जो ट्रेडिशन और फंक्शंस हैं, उससे भी हमारी डिमांड पे असर पड़ता है। जैसे वेजिटेरियन खाने की बात करें तो मोस्ट ऑफ द हिंदूज इन वेडिंग्स दे प्रेफर वेजिटेरियन फूड्स। सिमिलरली बहुत सारे दूसरे धर्मीय लोग होते हैं जो शादियों के अंदर नॉनवेज खाना प्रेफर करते हैं, तो उसकी डिमांड जो है नॉनवेज की वो उस टाइप के फंक्शन में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द अदर वेडिंग्स। तो यहां पर वही बताया गया कि कस्टमर ट्रेडिशंस की वजह से भी डिमांड पे असर पड़ता है। डन 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 डन। तो यहां पे अपने 11 पॉइंट्स देखे दोस्तों। क्वेश्चन का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, आंसर का नाम पिन्स ईट लॉट, आंसर का नाम पिन्स ईट लॉट। पी से प्राइस, प्राइस प्राइस प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आई से इनकम, एन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट, एस से प्राइस ऑफ। याद आ रहा है? पक्का याद? देखिए ऐसे नहीं अटक जाओगे तो कैसे चलेगा। पिन समझ रहा है ना? पिन्स ईट, ईट के अंदर ई से एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, ए से एडवर्टीजमेंट, याद आ रहा है?
टी से बॉस टेस्ट हैबिट फैशन, टी से बॉस टेस्ट हैबिट फैशन, टी से बॉस टेस्ट हैबिट, ईट के बाद आता है लॉट, एल से लेवल ऑफ टैक्सेशन, ओटी अदर फैक्टर्स, ओटी अदर फैक्टर, याद रहेगा। एक बार लिख के फटाफट प्रैक्टिस करो, फिर अगले आंसर की ओर बढ़ते हैं। यस तो दोस्तों आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछले 8-10 साल के पेपर्स अगर आप निकाल के देखेंगे, आपको पिछला साल छोड़कर हर साल लॉ ऑफ डिमांड दिखाई देगा। स्पेशली 8 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये पूरे चैप्टर का सारांश है। डिमांड एनालिसिस चैप्टर ही पूरा समझ जाता है अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को समझ लेते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड। दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर इस जगह पर आपको लिख के दिखाता हूं कि आपको ये आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद, ये लेक्चर पूरा सुनने के बाद आप लॉ ऑफ डिमांड समझ तो जरूर जाएंगे, लेकिन समझना ही काफी नहीं है, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए जो चीजें मैं यहां पे लिखूंगा वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आएगा, यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। सबसे पहली चीज क्या होगी? इंट्रोडक्शन। उसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट के बाद आप शेड्यूल यानी कि जो टेबल होता है वो और डायग्राम ड्रॉ करेंगे, शेड्यूल एंड डायग्राम। और समझने वाली बात है, आप इसी के साथ इनका एक्सप्लेनेशन भी लिख देंगे, शेड्यूल डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल डायग्राम एंड पहले इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट, फिर शेड्यूल डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। इसके बाद जो अगली चीज है, यहां पर जो क्वेश्चन में पूछा होगा उसके हिसाब से आप एक्ट करेंगे। अगर पूछा है अजम्पशंस तो आप अजम्पशंस लिखेंगे या एक्सेप्शंस। ज्यादातर एक्सेप्शंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अजम्पशंस बहुत कम आते हैं। इस वीडियो के अंदर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्सेप्शंस ही पढ़ाऊं, क्योंकि अजम्पशंस के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी अभी जो हमने आंसर पढ़ा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, वही सारे इसके अजम्पशंस में भी आते हैं। तो पॉइंट सारे सेम ही है, मैं फिर भी एक बार 2 मिनट में फटाफट एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। लॉ ऑफ डिमांड जब भी एग्जाम में आए तो उसकी शुरुआत इंट्रोडक्शन से करोगे, फिर स्टेटमेंट लिखोगे, फिर शेड्यूल डायग्राम एक्सप्लेनेशन करोगे, फिर अजम्पशन या तो एक्सेप्शन। इस तरह से ही आपको प्रेजेंट करना है। पूरा मार्क्स मिलेगा गारंटी के साथ, अगर अच्छे से आप जैसा बता रहा हूं वैसा प्रेजेंटेशन करो। लेट अस बिगिन एवरीवन। तो सबसे पहले चलिए इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो द लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश्ड इन 18। ये वही घिसी पिटी बातें हैं जो हम लोग हर लॉ में पढ़ते हैं। दिस लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कहा? इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कहा? इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब? 1890। पब्लिश्ड इन 1890। पब्लिश्ड इन 1890। ये 3 चीजें तो कॉमन है, हमेशा याद रहेंगी। द लॉ एक्सप्लेन्स, क्या लॉ में है? तो लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इजी है बॉस, फंक्शनल रिलेशनशिप है ये लॉ। क्या समझाता है? ये रिश्ता समझाता है। काहे का रिश्ता बॉस? तो ये प्राइस और डिमांड का रिश्ता समझाता है। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस एंड क्वांटिटी इजी पीजी है दोस्तों एकदम। इंट्रोडक्शन में कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर एक बार मैं रीड आउट करता हूं, जरा ध्यान से सुनना, आंख बंद करके खुद भी बोलने की कोशिश करना। This law was first introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, published in 1890. This law explains functional relationship between price and quantity demand. Easy peasy.
इंट्रोडक्शन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आते हैं सबसे मजेदार चीज पे जो हर एग्जामिनर पेपर चेक करने वाला उम्मीद करता है कि सेम लिखेगा सेम लिखेगा सेम लिखेगा। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। क्या स्टेटमेंट ऑफ द लॉ? क्या स्टेटमेंट ऑफ द लॉ? स्टेटमेंट का शॉर्ट कोड क्या है? HSLL। HSLL लिख के रख लेना भाई। HSLL 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 HSLL। हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, हायर स्मॉलर हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, हायर स्मॉलर। लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट हायर स्मॉलर लोअर लार्ज दिमाग में एकदम गाड़ देंगे, एकदम फिट कर देंगे, ऐसे ही लिखेंगे। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हायर द प्राइस स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। HSLL। हायर द प्राइस स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड। हायर द प्राइस स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड। हायर द प्राइस स्मॉलर इज द क्वांटिटी। हायर द प्राइस स्मॉलर इज द क्वांटिटी। Lower the price, larger is the quantity demand. Lower the price, larger is the quantity demand. Lower the price, larger is the quantity demand. एकदम दिमाग में फिट कर डालना बॉस। HSLL HSLL। Higher, smaller, lower, larger. Higher, smaller, lower, larger. Higher, smaller. Higher क्या प्राइस, स्मॉलर क्या डिमांड, लोअर क्या प्राइस, लार्जर क्या डिमांड। काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। याद रहेगा everybody? Okay. According to Professor Alfred Marshall, other things being equal, higher the price of the commodity, smaller is the quantity demanded. Similarly, lower the price of the commodity, larger is the quantity demanded. In other words, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे। तो इन अदर वर्ड्स में भी वही बताया है, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, ऊपर जाता है तो डिमांड उसका नीचे आता है, फॉल्स हो जाता है, यानी नीचे आ जाता है। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस। प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर। इजी है। स्टेटमेंट में किसी को कुछ डाउट है क्या? एकदम सिंपल है बॉस, जरा भी टेंशन लेने का नहीं है। HSLL HSLL। हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर। हायर क्या प्राइस, स्मॉलर क्या डिमांड, लोअर क्या प्राइस, लार्जर क्या डिमांड। इजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर एक कंक्लूजन लिखना जरूरी है। जैसे आप स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो स्टेटमेंट का समरी, स्टेटमेंट का एक लाइन में कंक्लूजन क्या है? दैट दिस लॉ एक्सप्लेन्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। रिश्ता कैसा है? इनवर्स है। रिश्ता कैसा है? इनवर्स है। रिश्ता कैसा है? इनवर्स है। प्राइस नीचे जाता है तो डिमांड ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर जाता है तो डिमांड नीचे। तो रिश्ता कैसा है? इनवर्स है। रिश्ता कैसा है? इनवर्स। तो ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन का मार्क्स है बॉस। This law explains that there is an inverse relationship between price and quantity demand. प्राइस का और डिमांड का रिश्ता इनवर्स है। ये समझा क्या एवरीबॉडी? अब डब्बा देखो, डब्बा तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। टेक्स्ट बुक में कुछ भी दिया हो तुम अपने हिसाब से भी बना सकते हो, जरा भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं शेड्यूल और डायग्राम दोनों समझा देता हूं, जरा ध्यान देना बॉस, एकदम ध्यान से, जरा भी बात नहीं करना, एकदम रिलैक्स और फोकस्ड होके सुनना। पहला कॉलम प्राइस का, दूसरा डिमांड का। एक प्राइस का कॉलम, एक डिमांड का कॉलम, एक प्राइस का कॉलम, एक डिमांड। हमेशा याद क्या रखना है? मंत्र अपना बहुत सिंपल है, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर। ये अपना मंत्र है, हमेशा यही याद रखना है। अब इसको देख लो, 50 प्राइस है तो 1 किलो डिमांड है, 40 प्राइस है तो 2 किलो डिमांड, 30 पे 3, 20 पे 4, 10 पे 5। बता क्या रहा है? वो बता रहा है कि प्राइस जब भी फॉल हुआ तो डिमांड राइज हुआ। 10 रुपया सबसे कम प्राइस था तो डिमांड 5 सबसे ज्यादा था, डिमांड प्राइस सबसे ज्यादा। सिमिलरली आप देखो, सबसे महंगा है यहाँ पे, 50 सबसे ज्यादा प्राइस है, तो यहां पर डिमांड सबसे कम दिया हो। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? इजी लग रहा है सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? इजी है। प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर। आप देखो, इसको बाय हार्ट नहीं भी करोगे तो भी खुद से बना लोगे। एक पी का कॉलम यानी प्राइस का,
एक क्वांटिटी डिमांड यानी डी का कॉलम मैंने बना दिया। आप 1 2 3 4 5 लिख दो, आप 5 4 3 2 1 लिख। साबित तो वही हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप ही बताना है, तो इनवर्स ही हो गया ना भाई। जब 1 रुपया प्राइस है, 5 किलो डिमांड है, सस्ता है ना, ज्यादा डिमांड है। और जब 5 रुपया प्राइस है, 1 ही किलो डिमांड है, महंगा है। समझ में आया? तो डिमांड एकदम कम। आपको लगता है नहीं सर ये तो बहुत ही आपने फालतू बता दिया, इतना कैसे, थोड़ा सा अलग लिखेंगे हम लोग, तो थोड़ा अलग लिख दो। आप आपके हिसाब से भी इसको बना सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि बाय हार्ट ही करना है, तो यू कैन मेक इट ऑन योर ओन एज वेल। आप यहाँ पे प्राइस एक क्वांटिटी डिमांड का कॉलम बना दो, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जैसा प्रेजेंट करना है वैसा आप प्रेजेंट कर सकते हो। इसका समरी, इसका कंक्लूजन यही निकलना चाहिए कि जब प्राइस एकदम ज्यादा है तो डिमांड एकदम कम है, और प्राइस जब कम है तो डिमांड एकदम ज्यादा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो मूल जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यही है, दैट व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। इजी पीजी। इसी के बेसिस पे जो भी आप डब्बा बनाएंगे ना, उसी डब्बे के बेसिस पे आपको डायग्राम बनाना है। सेम अर्णव ध्यान दे बेटा, बात मत कर। सेम ये जो डायग्राम है, डायग्राम क्या बोलता है? ये डायग्राम अपने को एक लाइन ही तो दिखा रहा है, स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम, स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम। कुछ भी टेबल बनाना, लेकिन ये लाइन नीचे आनी चाहिए। ये लाइन जो है इसको बोलते हैं डी डी डिमांड कर्व। इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम। वो टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लॉटिंग किया है बस। आप देखो यहाँ पे एक डिमांड है और ये प्राइस है, बराबर? समझ रहा है? ये 50 रुपया, ये 50 रुपया जो दिख रहा है अपने को प्राइस है, और 50 रुपए पे डिमांड सिर्फ 1 किलो ही है। समझा क्या? फिर 40 रुपए पे 2, 30 पे 3, 20 पे 4, 10 पे 5, और ये सारों को ज्वाइंट किया तो ये डिमांड कर्व जो है स्लोप होता है डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इजी है। डायग्राम में एक ही लाइन जो नीचे की तरफ आती है, डी डी डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन भी ऐसे ही लिखना है आपको, ओन वर्ड्स में लिखा है। देखो, as shown in table 3.3 when price of commodity X is ₹50, जो ऊपर लिखा वही खाली अपन ओन वर्ड्स में लिख रहे हैं, कुछ बाय हार्ट भी नहीं करना है। अपन ने ऊपर क्या लिखा? 50 है प्राइस, तो यहां भी लिखा 50। तो 50 पे क्वांटिटी कितना है? 1, तो यहां भी लिख दिया 1। ऐसे ही सारा लिख दो और लास्ट लाइन बाय हार्ट कर दो। लास्ट लाइन क्या है? लास्ट लाइन सिंपल सी है, दैट लास्ट लाइन बहुत सिंपल सी, मैं लिख देता हूं यहां पे पीडीएफ में, अगर नहीं है तो मैं लिख देता हूं। लास्ट लाइन क्या है? एक ही लाइन जो ऊपर भी लिखी हुई थी, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड, इजी है, समझे? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो अपन ने हंसते खेलते इंट्रोडक्शन पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ा, HSLL, और अभी अभी शेड्यूल डायग्राम और एक्सप्लेनेशन देखी। इतना समझा क्या एवरीबॉडी? देखो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर 8 मार्क के लिए आता है तो इतना नहीं आएगा, इससे ज्यादा ही आएगा। 8 मार्क के लिए आता है तो इसके साथ में पूछेगा एक्सेप्शंस या अजम्पशंस, तो वो आने भी जरूरी है। व्हाट आर अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस? तो रिमेंबर, अजम्पशंस आर ऑल द कंसीडरेशंस व्हिच अल्फ्रेड मार्शल हैज डन। वो सारी धारणाएं जो अल्फ्रेड मार्शल ने बना ली हैं, वो सारी कंसीडरेशंस जो अल्फ्रेड मार्शल ने सोची हैं, और उसके बेसिस पे ही उसका लॉ ट्रू होने वाला है, तो उसे अजम्पशंस कहते हैं। सिमिलरली देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस आल्सो। एक्सेप्शंस मतलब ऑड मैन आउट, और उनके ऊपर लॉ कभी चलता नहीं है, लॉ गलत साबित हो जाता है, उन्हें कहते हैं एक्सेप्शंस। आज के इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से हम अजम्पशंस और एक्सेप्शंस दोनों देखेंगे, लेकिन अजम्पशंस जो है वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया है।
तो एक बार अगर आप गौर से देखेंगे ना अजम्पशंस को, तो आपको वही सारे पॉइंट नजर आएंगे जो हमने ऑलरेडी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में किए। तो पिन सीट लॉट जो कीवर्ड है वही याद रखोगे तो भी चलेगा, ये पीडीएफ में डाल दूंगा ग्रुप में, इसमें भी है जो कीवर्ड वो भी लिखोगे तो भी चलेगा। देखो साइज ऑफ पॉपुलेशन वहां भी पढ़ा था हमने, फर्क क्या है, बोलता है नो चेंज। क्या बोलता है? नो चेंज, क्योंकि उसका अजम्पशन है ना, वो अज्यूम कर रहा है कि पॉपुलेशन चेंज ना हो, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज होएगा तो क्या होगा, डिमांड चेंज हो जाएगा। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या अज्यूम करता है, पॉपुलेशन चेंज नहीं होना चाहिए, समझा। फिर एक और पॉइंट है, देखो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस पढ़ा अपन ने, वो ईट लॉट के अंदर ई से एक्सपेक्टेशन पढ़ा ना, तो एक्सपेक्टेशन के बारे में क्या बोलता है, नो एक्सपेक्टेशन, उसमें भी बदलाव नहीं हो। मतलब पूरे आंसर में हर जगह नो चेंज नो चेंज नो चेंज, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, अरे नो चेंज नो चेंज नो चेंज, कांस्टेंट कांस्टेंट। अगर तुमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया तो वही पॉइंट लिखो, सिर्फ आगे लिखो नो चेंज नो चेंज नो चेंज, नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, नो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नो चेंज इन इनकम। समझ में आ रहा है? जितने पॉइंट्स हमने पिन सीट लॉट में पढ़े वही पॉइंट आपको अजम्पशंस में भी दिखाई देने वाले हैं, तो कुछ भी टेंशन लेने का नहीं है। देखो टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस दिख रहा है, लेवल ऑफ इनकम दिख रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी दिखाई दे रहा है। अंडरस्टूड? गॉट इट एवरीवन? अजम्पशंस पे ज्यादा लोड नहीं लेते। अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो है अजम्पशंस का अलग से, वो एक बार देख लेना। अभी फिलहाल अपन पढ़ते हैं मेन आंसर क्यू, दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा बार पूछा गया। बोर्ड एग्जाम में कई बार लॉ ऑफ डिमांड 8 मार्क के लिए पूछा गया और हर बार एक्सेप्शंस के साथ आया है। तो एक्सेप्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है। एक्सेप्शंस होते हैं ऑड मैन आउट, ये वो है जिन पे लॉ कभी चलता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो याद रखना पड़ेगा लॉ क्या है। अनूप लॉ क्या है बेटा? लॉ में क्या बोलता है अल्फ्रेड मार्शल? एच एस एल, समझा गया? याद आया क्या? हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर। अल्फ्रेड मार्शल चार जड़ी बूटी देके गया है, वो बोलता है उसके लॉ के माध्यम से कि हाइयर प्राइस होगा तो स्मॉलर डिमांड होगा। वो बोलता है अपने लॉ के माध्यम से कि लोअर प्राइस होगा तो लार्जर डिमांड होगा। हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर का मंत्र देखे गया ना वो, लेकिन हर बार ये ट्रू हो ऐसा जरूरी, हर बार ये ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस HSLL। हर बार HSLL सही नहीं हो सकता। तो वो कौन से एक्सेप्शन है, चलिए देखते हैं फटाफट से। आंसर का नाम हाई जीपीएस, आंसर का नाम हाई जीपीएस, आंसर का नाम हाई जीपीएस, हाई जीपीएस, हाई जीपीएस, हाई जीपीएस, हाई जीपीएस, हाई जीपीएस, हाई जीपीएस। क्वेश्चन का नाम है एक्सेप्शंस, आंसर का नाम हाई जीपीएस, आंसर का नाम हाई जीपीएस, आंसर का नाम हाई जीपीएस, आंसर का नाम हाई जीपीएस। चलिए सबसे पहला है हैबिचुअल गुड्स। कई चीजों की हमें आदत हो जाती है, ऐसा बता रहे हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, होते होंगे ऐसे, मतलब होते हैं भाई, कई लोग यहाँ वहां कोने में खड़े होकर दबा लेते हैं, समझ रहे हो? तो एक गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो? लेकिन अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं? अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं जो हैबिचुअल गुड्स है ना बॉस, इनकी आदत लग जाती है, इनकी लत लग जाती है, और ऐसे में अगर वो गुड्स महंगे भी हों तो लोग उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं, और ऐसे में हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर फ्लॉप हो जाता है, गलत साबित हो जाता है। अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है अर्नाव? हाइयर है तो स्मॉलर है, लोअर है तो लार्जर है। लेकिन यहां पर दोस्तों, यहां पर ऐसा देखा गया है कि ये जो हैबिचुअल गुड्स हैं इनका प्राइस तो हाइयर है लेकिन डिमांड स्मॉलर नहीं है, डिमांड भी हाइयर है। हमने देखा कोरोना में, लॉकडाउन के पीरियड में शराब की दुकानों पे शराब
ये बहुत हाई प्राइस पे बिक रही थी, लेकिन फिर भी लाइनें लगा करके लोग खरीद रहे थे। इसका मतलब क्या था? लॉ ऑफ डिमांड के विपरीत लोग एक्ट कर रहे थे। और यहां पर समझने वाली बात बहुत क्लियर है, ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजम्पशन सर्टेन गुड्स लाइक टी आर परचेज्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज इवन एट हायर। अगर प्राइस ज्यादा भी है तो भी लोग खरीदते हैं, क्योंकि उसकी उन्हें आदत हो गई है, हैबिट हो चुकी है। गॉट इट एवरीवन? हैबिचुअल गुड्स समझा क्या? एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर? हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आंसर का नाम हाई जीपीएस। आंसर का नाम हाई जीपीएस। एच फॉर हैबिचुअल गुड्स। एच फॉर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई से इग्नोरेंस। Sometimes because of ignorant behavior regarding the price of the product, we might buy a product at higher price without even inquiring about it at other places. कई बार क्योंकि हम ignorant हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम सोचते हैं जाने देना क्या फर्क पड़ता है, और इसलिए हम ignorant होकर के महंगे चीजों को खरीद लेते हैं, दूसरी जगह उसकी इंक्वायरी करते ही नहीं। Sometimes due to ignorance, people buy more of a commodity at higher price. More commodity at higher price. More commodity at लॉ ने तो ऐसा नहीं बोला है ना। लॉ ने क्या बोला है? हाइयर स्मॉलर होना चाहिए, हाइयर प्राइस पे स्मॉलर डिमांड होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां मोर हो रहा है कमोडिटी हाइयर प्राइस होते हुए भी। This may happen when consumer is ignorant about the price of the commodity at other places. Easy. हाई समझा क्या? हैबिचुअल गुड्स एंड इग्नोरेंस। हैबिचुअल गुड्स एंड आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीपीएस में सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिफिन्स पैराडॉक्स। सर रॉबर्ट गिफिन कहो, सर रॉबर्ट गिफिन कहो। सर रॉबर्ट गिफिन एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने अल्फ्रेड मार्शल के लॉ को गलत साबित करते हुए उसका एक एक्सेप्शन दुनिया के सामने रखा। उन्होंने ऐसा एक्सेप्शन दिया जो तारीफे काबिल है, जिनकी तारीफ बहुत सारी किताबों में हो चुकी है। और अल्फ्रेड मार्शल ने जहां मंत्र दिया HSLL, हमारे सर रॉबर्ट गिफन ने इसको नकार दिया। सर रॉबर्ट गिफन ने कहा कि हर बार हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात बड़ी सिंपल सी है। देयर आर सर्टेन कमोडिटीज जो इंफीरियर क्वालिटी के, जो गुड्स क्वालिटी में ही खराब हैं, उनका प्राइस सस्ता भी क्यों ना हो, कम ही क्यों ना हो, लोग उसे खरीदना पसंद नहीं करेंगे। बात बड़ी सिंपल सी है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है ब्रेड और मीट का। उन्होंने एग्जाम्पल दिया ब्रेड और मीट का, उन्होंने कहा कि ब्रेड सस्ते में मिल रहा था, लेकिन लोगों ने नहीं खरीदा क्योंकि खराब क्वालिटी का था। लोगों ने सोचा जो पैसे बचेंगे उससे हम लोग मीट खरीद लेते हैं, क्योंकि मीट तो सुपीरियर क्वालिटी का है। तो क्वालिटी ये बहुत मैटर करती है। ऐसे टाइम पे लॉ ऑफ डिमांड फ्लॉप हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड गलत साबित हो जाता है, क्योंकि हर बार HSLL काम नहीं आता। कई बार ऐसा देखा गया है कि कम भाव पे लोग खरीदते नहीं हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी सही नहीं है। यस, इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज इवन इफ देयर प्राइसेस फॉल। ये मार्क कर लेना बॉस। लो क्वालिटी गुड्स का डिमांड जो है वो राइज नहीं होता है इवन इफ देयर प्राइस हैज फॉल्न। एट टाइम्स डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल्स। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है जब ऐसी खराब क्वालिटी की वस्तुओं का प्राइस कम होता है ना, तो उसका डिमांड भी कम ही हो जाता है, बढ़ता नहीं है। सर रॉबर्ट गिफिन ऑब्जर्व्ड दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड में ये नोटिस किया ब्रेड के कॉन्टेक्स्ट में। ही नोटेड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइंड, जब ब्रेड का भाव कम हुआ, पीपल डिड नॉट बाय मोर बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन देयर परचेजिंग पावर। उन्होंने सोचा ये खराब क्वालिटी का ब्रेड क्यों लें, जो पैसा बचेगा उसमें थोड़ा सा पैसा डाल के हम मीट ही ना खरीद लें। They preferred to buy superior good like meat. This is known as Giffin's paradox. This is known as Giffin's paradox. हाई जीपीएस का जी समझा क्या? ये अलग से 4 मार्क के लिए आ सकता है, इसको स्टार मार्क करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अग्री डिसअग्री में आ सकता है, फिलअप्स में भी आ सकता है। डैश गुड्स आर गिफिन गुड्स, तो इंफीरियर क्वालिटी गुड्स आर गिफिन गुड्स। याद रहेगा एवरीबॉडी? हाई जीपीएस का जी समझा क्या? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है पी से प्राइस इल्यूजन। एक भ्रम, भाव से रिलेटेड भ्रम। इल्यूजन मतलब क्या समीर? भ्रम।
एक सोच, अलग ही सोच। कई बार हम ये सोच लेते हैं, मान लेते हैं, ठान लेते हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं तो वो अच्छे ही होंगे, और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगे भी होते हैं, और इसीलिए हम ये धारणा बना लेते हैं कि महंगे प्रोडक्ट्स हैं तो वो अच्छे ही हैं, और इसीलिए दोस्तों उनकी डिमांड जो है वो बढ़ती है। कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी, हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी, therefore the demand for such goods tend to increase with rise in price। कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स जब और महंगे होते हैं तो उनकी डिमांड भी और बढ़ती है। वो एक बहुत फेमस गाड़ी है रॉयल एनफील्ड की बुलेट, वो महंगी है फिर भी लोग उसको डिमांड करते ही है, क्योंकि एक टैग लग जाता है, एक प्राइस इल्यूजन बन जाता है, एक गुडविल बन जाता है। इससे क्या पता चलता है कि लोग जो हैं वो चीज को पसंद कर रहे हैं इवन एट हायर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट हायर प्राइस। पी समझा क्या? हाई जीपीएस में एच से हैबिचुअल गुड्स, आई से इग्नोरेंस, जी से गिफन पैराडॉक्स, पी से अभी क्या पढ़ा? प्राइस इल्यूजन। अगला पी है दोस्तों एक और यहां पर प्रेस्टीज गुड्स। ये जो प्रेस्टीज गुड्स होते हैं ना, प्रेस्टीज गुड्स का मतलब होता है कुछ महंगे सामान जो हमारे स्टेटस से, हमारे स्टेटस सिंबल के साथ जुड़े हुए होते हैं, हमारे रुतबे के साथ जुड़े होते हैं। मतलब अब समाज में रहते हैं, सबके पास गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए भाई, सबके पास मोबाइल फोन है, मेरे पास भी होना चाहिए। ये स्टेटस से जुड़ी हुई चीजें जो होती हैं प्रेस्टीज गुड्स बन जाती हैं, और ऐसे में लोग भाव नहीं देखते, वो लोग स्टेटस देखते हैं। वो लोग सोचते हैं प्राइस तो होगा ही महंगा, हमारी इज्जत भी कोई चीज है, हमारा स्टेटस भी कोई चीज है, और ऐसे में महंगी चीज का और ज्यादा डिमांड हो जाता है। एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा आर स्टेटस सिंबल, सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन एट हायर प्राइसेस, इवन इफ देयर प्राइसेस आर हाई। पी से 2 पॉइंट समझे क्या? पहला प्राइस इल्यूजन, दूसरा प्रेस्टीज गुड्स। पहला प्राइस इल्यूजन, दूसरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, आखिरी पॉइंट, एस से स्पेक्यूलेशन, एस से स्पेक्यूलेशन, एस से स्पेक्यूलेशन, एक्सपेक्टेशन ज्यादातर सिमिलर ही साउंड करते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज स्टिल फर्दर। जब लोग उम्मीद करते हैं, जब लोग उम्मीद करते हैं कि भाव और बढ़ेगा, तो ऐसे में वो लोग अभी के डिमांड पे असर डाल देते हैं, बिकॉज दे फील कि आगे जाके बढ़ने वाला है, तो वो लोग अभी स्पेक्यूलेट करते हुए ज्यादा खरीदने लग जाते हैं। ये भी एक एक्सेप्शन बन जाता है लॉ ऑफ डिमांड का। इन दिस केस ऑल्दो द प्राइसेस हैव राइजन टुडे, आज भी महंगा है, आज भी महंगा है, लेकिन अपन क्या सोच रहे हैं? आगे और महंगा होगा, आगे और महंगा होगा, आगे और महंगा होगा, इसलिए अभी ज्यादा खरीद लेते हैं, महंगा है तो भी। तो यहां पर भी HSLL गलत साबित हो जाता है। हायर ऑलरेडी था, तुम्हारे को स्मॉल डिमांड करना था, लेकिन तुमने यहां पर भी ज्यादा खरीद लिया ये सोच के कि और भाव बढ़ेगा। समझे क्या? तो कंज्यूमर विल डिमांड मोर इन एंटिसिपेशन ऑफ फर्दर राइज इन प्राइस। फॉर एग्जांपल प्राइसेस ऑफ ऑयल, शुगर टेंड टू राइज बिफोर दिवाली। तो लोग सोचते हैं अभी खरीद लो, अभी खरीद लो, दिवाली में तो और बढ़ेगा। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। सो पीपल गो ऑन परचेजिंग मोर एट हायर प्राइस एज दे एंटिसिपेट दैट प्राइसेस मे राइज ड्यूरिंग दिवाली। हाई जीपीएस समझा क्या? 6 एक्सेप्शन है बॉस, 6 एक्सेप्शन है। 8 मार्क का आंसर है। इंट्रो लिखने का, स्टेटमेंट लिखने का, शेड्यूल डायग्राम एक्सप्लेनेशन लिखने का, उसके बाद अजम्पशन या तो एक्सेप्शन पूछा रहेगा, अजम्पशन में सेम टू सेम पिन सीट लॉट लिख सकते हो, सिर्फ लिखना है नो चेंज नो चेंज नो चेंज, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, और एक्सेप्शन में हाई जीपीएस 6 पॉइंट के साथ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया रहेगा। 8 मार्क वसूल करने के लिए ये आंसर छोड़ना ही नहीं है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस आंसर के आने के 8 मार्क के क्वेश्चन में, तो जरूर इसको लिख के प्रैक्टिस करो और लिखो अच्छे से, नीटली। हर एक में हेडिंग डाल के लिखो। इंट्रोडक्शन 2 अंडरलाइन मारो, फिर इंट्रो लिखो, फिर स्टेटमेंट लिखो, 2 अंडरलाइन मारो, स्टेटमेंट लिखो। इस तरह से नीटली इस आंसर को प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस करो। आइडियल टाइम टू कंप्लीट दिस आंसर इज 20 मिनट्स। एक मस्त टाइमर लगाओ, 20 मिनट का टाइमर सेट करो और लॉ ऑफ डिमांड पूरा लिखने का ट्राई करो विद अजम्पशन या तो एक्सेप्शन। इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपकी स्पीड क्या है और कितने मिनट में आप आंसर को कंप्लीट कर पाते हैं। डन 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 डन, फटाफट से लिखो, फिर अगले आंसर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो आज का अपना आखिरी आंसर है वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड। सुनने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, बारीक सा इकोनॉमिक डिफरेंस है, छोटा सा इकोनॉमिक डिफरेंस है, वो समझ गया 10 मिनट में अगले ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। 2 शब्द हैं वेरिएशन और चेंज। वेरिएशन में 2,
चेंज में भी 2, वेरिएशन में 2, चेंज में भी 2, दोनों में 2-2 टाइप्स हैं। दोनों टाइप्स भी बहुत इजी हैं। अगर आप लकी रहे तो इस बार ये आंसर 8 मार्क के लिए आ सकता है, अगर नहीं भी रहे तो कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश में देखने मिलता ही है। तो बहुत सिंपल आंसर है, अच्छा आंसर है। दिस विल मार्क द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस। के बाद अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के अंदर अपन 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो ये आंसर जो है ये कंक्लूसिव आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। लेट अस अंडरस्टैंड द कोर डिफरेंस फर्स्ट। देखो, वेरिएशन का मतलब भी हमें बदलाव ही लगता है और चेंज का मतलब भी हमें बदलाव ही लगता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका स्लाइट डिफरेंस है। वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन जो होता है ये होता है बिकॉज ऑफ प्राइस, बिकॉज ऑफ प्राइस, बिकॉज ऑफ प्राइस। ये दिमाग में डाल दिया ना आकाश, तो आगे का कुछ भी तेरे को एकदम इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। ऐसा लगेगा अरे हाँ, मेन समझ गया। अगर तेरे को मेन क्या है, वेरिएशन क्यों होता है, प्राइस के वजह से होता है। वेरिएशन क्यों होता है, प्राइस के वजह से होता है। वेरिएशन क्यों होता है, प्राइस के वजह से। वेरिएशन क्यों होता है, और चेंज क्यों होता है डिमांड के अंदर, अदर फैक्टर्स, मतलब प्राइस के अलावा। ये 2 जड़ है, ये 2 मेन हार्ट एंड सोल है इस आंसर का। Variation in demand happens because of price and change in demand happens because of other factors other than price. Other factors other than price. Price छोड़ के बाकी सबके वजह से होता है change, और वेरिएशन होता है प्राइस के वजह से। स्टार्ट करें आंसर। ये 2 चीजें समझो आप, दोनों का मतलब कुछ भी हो, वेरिएशन होता है प्राइस के वजह से, चेंज होता है अदर फैक्टर्स की वजह से। ना दिमाग में ले लिया ना। चलो स्टार्ट करते हैं बॉस। सबसे पहला आज अपन पढ़ते हैं वेरिएशन के 2 टाइप्स। वेरिएशन के 2 टाइप्स में सबसे पहला है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन मतलब बढ़ना, एक्सपांशन मतलब बढ़ना, एक्सपांशन मतलब बढ़ना। मैंने क्या बोला, वेरिएशन क्यों होता है पंचम, प्राइस के वजह से। तो ये वाला जो बढ़ना है वो क्यों होता है, प्राइस की वजह से। एक्सपांशन बिकॉज ऑफ प्राइस, बिकॉज ऑफ प्राइस, बिकॉज ऑफ प्राइस, बिकॉज ऑफ प्राइस। अब मेरी बात याद करो, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस नीचे प्राइस ऊपर। अब ये तो बड़ा है ना, डिमांड बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। डिमांड इंक्रीज हुआ है, एक्सपांड हुआ है, ग्रो हुआ है, जो भी बोल लो इसको, लेकिन हुआ किस वजह से, प्राइस की वजह से। तो प्राइस नीचे गया होगा कि ऊपर गया होगा, नीचे गया होगा। सो एक्सपांशन ऑफ डिमांड हैपेंस बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, बिकॉज ऑफ फॉल। याद रखो, एक्सपांशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। 2 चीजें याद कर लो। एक्सपांशन मतलब डिमांड का बढ़ना, और डिमांड बढ़ी क्यों है, प्राइस कम हुआ है इसके लिए। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो और कुछ था ही नहीं, एकदम नल्ला लग रहा है ये तो डायग्राम और इजी लगेगा। ध्यान से देखना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डायग्राम में, जरा भी कंफ्यूज होने जैसा नहीं है। एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सिस में प्राइस है, सिंपल है। ध्यान देना, अभी एक ही बार में समझ जाएगा। P पुराना प्राइस, P1 नया प्राइस। प्राइस P से P1 हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। प्राइस P से P1 हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। अब पहले जब प्राइस P था ना बॉस, तो डिमांड Q था। अब प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, तो डिमांड बढ़ गया। ये देखो, Q से Q1, Q से Q1, डिमांड एक्सपांडेड। डिमांड एक्सपांड क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि प्राइस फॉल हो गया, प्राइस कम हो गया। एक्सपांशन समझा क्या, एक्सपांशन समझ रहे हैं क्या। देखो अपन ने पढ़ा मेन वेरिएशन और चेंज। वेरिएशन किसके वजह से, प्राइस के वजह से। वेरिएशन में 2, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन में प्राइस होता है कम, कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस होता है ज्यादा, सिंपल।
देख लेते, कॉन्ट्रैक्शन भी देख लेते भाई और बहनों फटाफट से। ये देखो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में याद क्या रखने का, यहां पे प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस, 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 फॉल इन डिमांड ड्यू टू, इजी है। एक्सपांशन में डिमांड बढ़ गया, प्राइस नीचे गया तो डिमांड बढ़ गया। कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कम हो गया, प्राइस ऊपर गया तो डिमांड कम हो गया। सिंपल। डायग्राम में भी यही चीज है, आप देखो एकदम ध्यान से देखो, एक ही बार में समझेगा बॉस। नीचे क्या है, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांड, वाई में क्या है, प्राइस। आप देखो ये था पी फॉर प्राइस, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, ऊपर गया मतलब बढ़ गया ना भाई। वैसे ही पहले पी पे डिमांड था क्यू, पी पे डिमांड क्या था, क्यू। अब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्यू से Q2 यानी कम हो गया ना, इस तरफ अंदर शिफ्ट हो गया बेचारा, क्योंकि महंगा हो गया, प्राइस बढ़ गया तो लोगों ने खरीदना कम पसंद किया। अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कम हो रहा है प्राइस की वजह से, एक्सपांशन में डिमांड बढ़ रहा है प्राइस की वजह से। इजी है। वेरिएशन समझा क्या? एकदम इजी है बॉस। आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन के बाद क्या है, चेंज। अब मैंने क्या बोला, वेरिएशन होता है प्राइस की वजह से, चेंज होता है अदर फैक्टर्स की वजह से। वेरिएशन होता है प्राइस की वजह से, चेंज होता है अदर फैक्टर्स की वजह से। प्राइस रिमेन्स द सेम, प्राइस रिमेन्स द सेम, प्राइस रिमेन्स द, प्राइस रिमेन्स द, प्राइस रिमेन्स द। अदर फैक्टर्स कौन से हैं? टेस्ट है, हैबिट है, प्रेफरेंस है, लाइक है, डिसलाइक है, चॉइस है, क्लाइमेट है, फलाना है, ढिमकाना है, इतने सारे अदर फैक्टर्स है। प्राइस के अलावा बहुत सारी चीजें हैं बॉस, है ना। प्राइस रिमेन्स द सेम, प्राइस रिमेन्स द सेम when because of change in other factors, aha, when because of change in other factors, aha, when because of change in other factors there is change in demand, it is called as change in demand. जब अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आता है, फेवरेबल चेंज आता है तो इंक्रीज इन डिमांड, जब अनफेवरेबल चेंज आता है तो डिक्रीज इन। जब अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आया तो इंक्रीज इन डिमांड, जब अनफेवरेबल चेंज आया तो डिक्रीज। तुम बोलोगे नहीं समझ रहा है क्या बोल रहे हो, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं बस। फैशन चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया तो डिमांड चेंज हो जाएगा ना। जो नया फैशन है उसके लिए फेवरेबल है तो उसका डिमांड इंक्रीज हो गया, जो जूना फैशन है उसके लिए अनफेवरेबल है तो उसका डिमांड डिक्रीज हो गया। समझा भी एवरीवन? ऐसे ही टेस्ट के साथ भी तुम याद कर सकते हो। तुम खा रहे थे पानी पूरी, खा रहे थे तुम्हारे को ऐसा लगा तू तो चीची चीची बेकार बना रहा है, दही पूरी खिला भाई, तुम्हारा टेस्ट चेंज हो गया तो डिमांड भी चेंज हो गया। फेवरेबल था दही पूरी के लिए तो वो इंक्रीज हो गया, अनफेवरेबल था पानी पूरी के लिए तो वो डिक्रीज। चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट से। इंक्रीज इन डिमांड की बात करें तो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। ये मार्क कर लो बॉस, इंक्रीज बिकॉज ऑफ फेवरेबल चेंज, इंक्रीज बिकॉज ऑफ फेवरेबल चेंज इन व्हाट, अदर फैक्टर्स। सिमिलरली डायग्राम अगर ध्यान से देखोगे ना तो वापस से वही चीज है, क्वांटिटी डिमांड नीचे, प्राइस यहां पे। ओके आप देखो एकदम सिंपल है डायग्राम याद करना। प्राइस में कोई चेंज है क्या? प्राइस की लाइन तो सेम ही है, एक ही है ना प्राइस, तो प्राइस में कोई चेंज ही नहीं होता, प्राइस रिमेन्स द सेम, प्राइस रिमेन्स द सेम, प्राइस रिमेन्स द। लेकिन कोई तो भी दूसरा अमुक तमुक चमुक फैक्टर चेंज हुआ रहेगा। ये अमुक तमुक चमुक फैक्टर चेंज हुआ होगा, टेस्ट हुआ होगा, हैबिट हुआ होगा, लाइक हुआ होगा, डिसलाइक, जो भी फैक्टर चेंज हुआ ना उसकी वजह से देखो क्वांटिटी में बदलाव आ गया। किस में बदलाव आ गया? पहले ये प्राइस पे ही क्यों था, पहले यही प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड क्यों था, लेकिन अब यही प्राइस पे क्वांटिटी बढ़ गए क्योंकि शायद कोई फैक्टर फेवरेबल हो गया हो। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? इंक्रीज समझा गया? आगे बढ़ते हैं। डिक्रीज की बात करें, लास्ट वन फॉर द डे। यहां पर आपको मार्क क्या करना है, यहां पे मार्क करना है
decrease in demand due to unfavorable change in other factors. Decrease because of unfavorable, decrease because of unfavorable, decrease because of, हमने क्या पढ़ा? वेरिएशन और चेंज. वेरिएशन होता है बिकॉज ऑफ प्राइस और चेंज होता है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स. वेरिएशन में दो, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपांशन में प्राइस नीचे, डिमांड ऊपर. कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस ऊपर, डिमांड नीचे. सिंपल. उसके बाद अपन ने पढ़ा चेंज. चेंज के अंदर इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज. इंक्रीज में फेवरेबल फैक्टर्स और डिक्रीज में अनफेवरेबल. काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट. ये तीन आंसर लिख के आज ही प्रैक्टिस कर लो. ये तीनों आंसर लिख के आज ही प्रैक्टिस करो, टाइमर के साथ करो और कुछ भी 3A में से टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सारी चीजें जो है पीडीएफ के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी. इसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ काम नहीं आएगा बॉस. सो यू हैव टू बी अलर्ट नाउ. You have to be on your toes now. This is one of the most important chapters. In the next lecture, we'll start with 3B, elasticity of demand. तो आप प्लीज इसको रिवाइज करके ही 3B पे आएंगे तो आपको समझेगा भी और क्विकली, आसानी से समझेगा भी. थैंक यू वेरी मच. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.